अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज का हमारा लेक्चर होगा माइटोटिक एरर्स पर और स्पेशली इसमें हम कवर करेंगे कैंसर का टॉपिक, क्योंकि माइटोटिक एरर्स कई तरह के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस से मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है कैंसर का। इसमें हम देखेंगे कैंसर क्या है, कैंसर की वजह कौन सी म्यूटेशंस बनती हैं, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके अलावा कैंसर की टाइप्स, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। मुकम्मल डिटेल में हर एक चीज डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और बीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप पूरी डिटेल के साथ देखिएगा और अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो सबसे पहले एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस एक बड़ा कंट्रोल्ड प्रोसेस है लेकिन गलती तो इसमें भी हो सकती है, गलती के चांसेस हमेशा होते हैं। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स डिवाइड होकर अपने जैसे नए सेल्स बनाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। लेकिन होता यह है कि माइटोसिस का प्रोसेस एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें पहले इंटरफेज आती है फिर माइटोसिस आती है। तो इंटरफेज या माइटोसिस दोनों प्रोसेसेस में कोई भी मिस्टेक होगी तो उसका इफेक्ट आपको कहां पे नजर आएगा, माइटोसिस की प्रोडक्ट में। तो वो सारी हम जो मिस्टेक्स है वो देखकर चलेंगे। तो ये प्रोसेस चाहे कितना भी रेगुलेटेड क्यों ना हो, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहरहाल मौजूद होते हैं। और जब कोई आपको एरर नजर आएगा तो वो एरर आएगा प्रोडक्ट में, और वो जब प्रोडक्ट में आएगा तो उसके नतीजे में उस ऑर्गेनिज्म को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है, उसके बॉडी ऑर्गन में डिफेक्ट्स हो सकते हैं और समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। सारे केसेस देखेंगे। सबसे पहले माइटोटिक एरर्स की हम काजेस देखते हैं कि ऐसी क्या वजह बनती है कि माइटोसिस जैसा कंट्रोल्ड प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाता है और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। तो सबसे पहले है चेक पॉइंट फेलियर। हमने अभी बात की कि माइटोसिस बड़ा कंट्रोल्ड प्रोसेस है। अगर हम एक सेल की सेल साइकिल की बात करें तो एक सेल पहले गुजरता है G1 फेज से, G1 फेज के बाद S फेज आती है, S फेज के बाद G2 फेज आती है और उसके बाद एक मुख्तसर सी फेज आती है जिसे हम M फेज या माइटोसिस कहते हैं। अब इसमें से जब भी एक फेज से नेक्स्ट फेज में जाना होता है तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या सेल को G1 फेज से S फेज में जाना चाहिए। तो यहां पर एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं G1S चेक पॉइंट। इसी तरह जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है लेकिन उसको G2 फेज में चेक किया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर डीएनए को रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर यहां पर किया जाता है। तो यहां पर एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं G2M चेक पॉइंट, जो ये डिसाइड करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेल्स डिवाइड होंगे और उसके लिए वो माइटोसिस की फेज में एंटर हो जाएंगे। तो पहली वजह जो माइटोटिक एरर्स की वजह बनती है वो है चेक पॉइंट फेलियर, कि कोई भी चेक पॉइंट फेल हो गया, G1S चेक पॉइंट फेल हो गया या G2M चेक पॉइंट फेल हो गया या फिर एक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है या फिर माइटोसिस के दौरान M चेक पॉइंट होता है। ये मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्या स्पिंडल फाइबर्स ठीक बने। अगर तो स्पिंडल फाइबर सही बने हैं और क्रोमोसोम्स के साथ प्रॉपरली अटैच हुए हैं तो वो उनको बराबर बांटने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्पिंडल फाइबर्स के बनने में तो वो अच्छे तरीके से बांट नहीं पाएंगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो हम एम चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेटाफेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स ने अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करना होता है और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स ने आकर उसके साथ जुड़ना होता है काइनेटोकोर रीजन पर। अगर उसमें गड़बड़ होगी, उसमें सही अटैचमेंट नहीं होगी तो उससे भी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज जो माइटोटिक एरर्स की वजह बनती है वो है चेक पॉइंट फेलियर, दैट कैन बी एट G1S लेवल, G2M लेवल, M चेक पॉइंट और SSC जिसे हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी कहते हैं। तो इनमें से कहीं भी गड़बड़ होगी तो उससे ये हमें एबनॉर्मेलिटी दिखाई देगी। दूसरा स्पिंडल डिफेक्ट। स्पिंडल फाइबर्स कई तरह की प्रोटीन्स के मिलने से बने होते हैं। अगर कोई प्रोटीन, अगर कोई माइक्रोट्यूब्यूल सही से नहीं बन रहा या सही से अटैच नहीं हो रहा, उससे भी एबनॉर्मेलिटी आएगी। उसके बाद आता है कोहेसिन डिफेक्ट। कोहेसिन क्या है? कोहेसिन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़े रखती हैं। यानी कि ये हमारे पास एक क्रोमैटिड है और ये उसके साथ अटैच्ड दूसरा क्रोमैटिड है और ये आपस में जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर रीजन पर।
तो कोहेसिन वो प्रोटीन है जो उनको आपस में जोड़े रखती है। अब अगर उस प्रोटीन में किसी किस्म का डिफेक्ट होगा तो ये सही से जुड़े नहीं होंगे, तो उससे फिर कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। या तो वो अर्ली उनकी क्लीवेज हो जाएगी या फिर उनकी क्लीवेज होगी नहीं। तो या तो नॉन डिसजंक्शन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा या डिसजंक्शन एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है इन्वायरमेंटल एजेंट्स। इन्वायरमेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो म्यूटेशन की वजह बनती हैं। उनमें पहले है क्लेस्ट्रोजेंस। क्लेस्ट्रोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि डीएनए का जो आपको डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्लेस्ट्रोजेंस क्या करते हैं, ये इसके अंदर आके निक्स प्रोड्यूस करते हैं। निक्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं पर इस तरह एक छोटा सा कट लग गया, जहां से कट लग गया वहां से डीएनए के स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। तो क्लेस्ट्रोजेंस में हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन वाली जितनी सब्सटेंसेस हैं वो शामिल होंगी और खतरनाक केमिकल जितने वो इसमें शामिल होंगे। टोबैको स्मोक भी इसके अंदर शामिल है। फिर है एनयूजेंस। एनयूजेंस वो हैं जो एनयू प्लैडी की वजह बनते हैं। अब आप एनयू प्लैडी को समझते हैं कि ये आपके पास दो क्रोमेटिड्स हैं, एक को एनाफेज में एक साइड पे जाना चाहिए और दूसरे को दूसरी साइड पे जाना चाहिए। लेकिन अगर नॉन डिस्ट्रक्शन हो जाती है और दोनों क्रोमेटिड एक ही साइड पर आ जाते हैं तो जहां पर दोनों आ गए उनके पास जरूरत से एक क्रोमेटिड ज्यादा होगा और जिस तरफ नहीं पहुंचे वहां पर जरूरत से एक क्रोमेटिड कम होगा। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको 47 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स भी मिलेंगे, 45 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स भी बनेंगे और उनसे कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इन केसेस को हम कहते हैं एनयूजेंस, यानी कि एनयूप्लाइडी के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये माइटोटिक एरर्स कई वजूहात से होते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये जितनी भी बुनियादी वजूहात थी ये या तो नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है, तो एनयूप्लाइडी होती है। क्लेस्ट्रोजेंस की हमने बात की, अगर वो क्रोमोसोम को या डीएनए को तोड़ेंगे, ब्रेकेज करेंगे तो आपको डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन जैसे मसाइल देखने को मिलेंगे। ट्रांसलोकेशन अपने आप में एक एक्सट्रीम केस है कि इसमें अगर जीन्स कट हो जाती है तो वो फ्यूजन जीन्स बना देती हैं कि दो मुख्तलिफ तरह की जीन्स मिल गई जिन्हें आपस में एक्चुअली मिलना ही नहीं था। तो इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, लाइक ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है ये ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर की एक टाइप है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ट्रांसलोकेशन से भी इश्यूज हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज होने से भी इशू है और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज हो जाने से भी इश्यूज हैं। फिर इसके बाद है साइटोकाइनेसिस फेलियर। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि माइटोसिस में न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है फिर सेल डिवाइड होता है। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, अगर साइटोकाइनेसिस होगी तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा। इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये आपके पास एक सेल है और उसके अंदर ये दो न्यूक्लियस है। अब अगर साइटोकाइनेसिस होती है, यह सेल दरमियान से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, क्लीवेज फरो बनती है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस एक साइड पर, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी साइड पर, और इससे दो सेल्स बन जाएंगे। एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा, एक न्यूक्लियस इसके पास आ गया, एक न्यूक्लियस इसके पास आ गया। अब एक्सपेक्ट करें कि आपके पास ये वाला नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो रहा और ये जो कैरियोकाइनेसिस होगी, ये एक न्यूक्लियस से दो बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, तो ये एक तरह से क्रोमोसोम डबलिंग हो गई। इसको हम पॉलीप्लाइडी का केस कह देते हैं, जैसे बाइन्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप होना कह देते हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस फेलियर से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इन सारे प्रॉब्लम्स में से सबसे ज्यादा जो एड्रेसिंग प्रॉब्लम है दैट इज कैंसर, क्योंकि ये कैंसर जो है ये ज्यादा खतरनाक है, लीथल है। रिसेंटली अगर हम पाकिस्तान के ट्रेंड्स की बात करें तो पाकिस्तान में जिन बीमारियों ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है, जो ज्यादा तेजी से फैल रही हैं, वो मुख्तलिफ तरह के कैंसर ही हैं। तो कैंसर को हम देखते हैं, कैंसर इज नॉट काज्ड बाय अ सिंगल एरर। कोई एक माइटोटिक एरर जो होता है वो कैंसर की वजह नहीं बनता, बल्कि बहुत सारे मल्टी स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होती हैं बाय टाइम विच कैन अकामुलेट ओवर टाइम, जो जमा होती चली जाती हैं और फिर उनसे कैंसर हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी की कोशिश होती है कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन अगर प्रॉब्लम होता ही चला जाए तो एक वक्त आता है कि उसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, तो ये इससे कैंसर हो जाता है। अब अगर हम कैंसर के रेलेवेंट जीन्स की बात करें तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, एक वो जो सेल डिवीजन को एक लिमिट पे आके रोकती हैं, दूसरी वो जीन्स जो सेल डिवीजन को होने देती हैं।
तो अगर सेल डिवीजन को रोकने वाली जीन्स इनएक्टिवेट हो जाए, कैंसर हो जाएगा। और अगर सेल डिवीजन करवाने वाली जीन्स ओवर एक्सेलरेट हो जाए तो उससे भी कैंसर हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम होता है सेल साइकिल को ब्रेक लगाना। ये डिसाइड करेंगे कि सेल साइकिल इस लेवल पर स्टॉप हो जाना चाहिए, फर्दर न्यू सेल्स की जरूरत नहीं है, या फिर अगर कोई सेल्स बन रहे हैं तो उनमें किसी किस्म का एरर है, उनको डैमेज वो हो चुके हैं, तो उनको एपोप्टोसिस के जरिए खत्म हो जाना चाहिए, उनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जानी चाहिए। इसमें सबसे काबिल जिक्र जीन है P53। इसको गार्डियन ऑफ द जीनोम कहते हैं। इट कैन बी अ वेरी पॉसिबल एमसीक्यू जो कैंसर के टॉपिक में से आ सकता है। तो P53 वो जीन है जिसे गार्डियन ऑफ द क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये जीन क्या करती है, ये सेल साइकिल को रोकती है G1 चेक पॉइंट पर। अब ये अगेन एक एमसीक्यू है कि P53 जो जीन है वो सेल साइकिल को किस स्टेप पर रोकेगी, तो G1 चेक पॉइंट पर रोकेगी। इसमें क्वेश्चंस ऑप्शंस हो सकते हैं G1, S, G2 और M। तो आंसर होगा आपका G1। किस प्रोसेस को ये ट्रिगर करती है या किस प्रोसेस की ये वजह बनती है, वो है एपोप्टोसिस। अब देख लें, ये सारी बातें रेलेवेंट है कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम आने की वजह से गार्डियन जीन एक्टिव हो गई। जैसी गार्डियन जीन एक्टिव हुई वो अब नॉर्मल सेल की डेथ की वजह बनेगी, तो क्या करेगी, एपोप्टोसिस को बढ़ाएगी। अब इसमें आप लोगों के लिए अगर मैं ट्रिक क्रिएट करना चाहूं तो मैं यहां पर ऑप्शन में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसमें एपोप्टोसिस लिख दूंगा, और ऑप्शंस में जो ऑप्शन है वो दे देंगे हम स्टॉप्स, स्लोज डाउन, ट्रिगर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रिगर, कि जो P53 जीन है वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के साथ क्या करती है, क्या उसे बढ़ा देती है या कम कर देती है या रोक देती है या असरअंदाज नहीं होती। तो ये उसको बढ़ा देती है ताकि एबनॉर्मल सेल्स की डेथ हो जाए। तो जब ये एरर्स बढ़ते चले जाएंगे तो P53 जीन यानी कि जो गार्डियन ऑफ द जीनोम है ये इनएक्टिव हो जाएगी। अगर ये इनएक्टिव हो जाती है तो उससे जो सेल डिवीजन की ब्रेक है वो खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि P53 जीन कौन से क्रोमोसोम पर मौजूद है। इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 17। ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक एमसीक्यू है जो आ सकता है। तो क्रोमोसोम नंबर 17 पर ये मौजूद है। तो P53 जीन का एक इशू ये बनता है कि क्रोमोसोम नंबर 17 का वो आर्म ही डिलीट हो जाए जिस पर ये जीन मौजूद है, यानी कि वो सेगमेंट ही डिलीट हो जाए। तो अगर वो सेगमेंट डिलीट हो जाएगा तो उसके नतीजे में ये जीन नहीं रहेगी, जीन नहीं रहेगी तो सेल साइकिल का कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरी है सेल की नॉर्मल जीन जिन्हें हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऐसी जीन्स जो सेल साइकिल को बढ़ाती हैं इन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और ये बगैर किसी कंट्रोल के बढ़ाना शुरू कर दें, बॉडी के अपने कंट्रोल में भी ना रहे, तो हम इन्हीं जीन्स को कहते हैं ऑन्कोजीन्स। तो ये एक्सेलरेटर्स हैं, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, हाइपर एक्टिवेट होगी तो इससे भी कैंसर हो सकता है। तो एक नॉर्मल सेल साइकिल की बजाय एक विशियस साइकिल कैसे रन होता है कि कोई म्यूटेशन होती है, जीनोम इनस्टेबल हो जाता है, उसके नतीजे में जो डॉटर सेल है उसके पास एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। उससे किसी तरह की जीन जो कि P53 है या ऑन्कोजीन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, P53 जीन लॉस हो सकती है, ऑन्कोजीन हाइपर एक्टिवेट हो सकती है, तो उसके नतीजे में जो कैंसर है वो तेजी से प्रिवेल करेगा। अब जो कैंसर है उसको हम नॉर्मल सेल से अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल सेल्स का स्ट्रक्चर एक सा होता है, मोनोलेयर होती है। नॉर्मल सेल्स नॉर्मल साइज, साइटोप्लाज्म प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होता है। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, अरेंजमेंट प्रॉपर होगी, सेल की जो दीवारें हैं उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होगी, यूनिफॉर्म होगी, और हर एक चीज अपनी जगह पर मौजूद होगी। कैंसर सेल्स में क्या होता है कि इतनी तेजी से डिवाइड हो रहे होते हैं कि साइटोप्लाज्म को प्रॉपरली डेवलप करने का इनको टाइम नहीं मिलता। साइटोप्लाज्म प्रॉपरली नहीं बनता तो पूरे के पूरे सेल्स की जो शेप, उनका साइज वो डिस्टर्ब हो जाता है, और सेल के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज रह जाती है वो होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो वो चीजें जो एक नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म के मुकाबले में कम नुमाया होती हैं वो यहां पर ज्यादा नुमाया हो जाती हैं। और सेल की जो वॉल्स हैं उनकी अगर आप बाउंड्रीज देखें तो वो आपको यूनिफॉर्म नजर नहीं आ रही, बल्कि रैंडमली और ये आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड सी या डिस्टर्ब सी आपको बाउंड्रीज, रफ बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। तो नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में बड़ा फर्क होगा। पहला फर्क तो कंट्रोल का ही होगा कि नॉर्मल सेल्स हाईली रेगुलेटेड होते हैं सेल साइकिल में, कैंसर सेल्स में चेक पॉइंट फेलियर होता है। नॉर्मल सेल्स बॉडी की डिमांड देखते हैं कि अगर बॉडी की तरफ से सिग्नल है कि डिवाइड होना है तब होंगे, वरना नहीं होंगे। कैंसर सेल्स ऑटोक्राइन सिग्नल यानी कि खुद सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं
अपनी ही डिवीजन के। फिर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये अपने नेबरिंग सेल्स की जरूरत के मुताबिक डिवाइड होते हैं, जबकि जो कैंसर सेल्स होते हैं ये नेबरिंग सेल्स पर अटैक कर देते हैं और उनको भी खत्म कर देते हैं। जो नॉर्मल सेल्स हैं ये एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल्स अगर किसी सेल में गड़बड़ होगी उसको किल कर देंगे। कैंसर सेल्स ऐसा नहीं करते, वो लगातार फैलते ही चले जाते हैं। नॉर्मल सेल जो होते हैं ये नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये डिवाइड होंगे और ये नए स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे। फिर इनका जो टीलोमियर है वक्त के साथ साथ शॉर्ट होता है। जो कैंसर सेल्स होते हैं इनके पास एक एंजाइम होता है जिसे टीलोमरेज कहते हैं, ये टीलोमियर्स को दोबारा डेवलप कर देता है, तो उसके नतीजे में कभी टीलोमियर्स खत्म ही नहीं होते और सेल डिवीजन कभी नहीं रुकती। फिर अपीयरेंस को देखें तो जो नॉर्मल सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जो काम उनके जिम्मे लगा हो वो कर रहे होते हैं। कैंसर सेल जो होते हैं वो काम नहीं करते, उसके लिए टर्म यूज करते हैं डी डिफरेंशिएटेड या फिर एन एप्लेसिया। तो इसका मतलब ये होता है कि वो नॉन फंक्शनल हो चुके होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुके होते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये इनके अंदर डीएनए रिपेयर का प्रोसेस नॉर्मल हो रहा होता है, कैंसर सेल्स में नहीं हो रहा होता। नॉर्मल सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली करते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन की डिमांड से ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी अच्छी खासी हो रही होती है। कैंसर सेल्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, दूसरों पर हमला करने नहीं पहुंच जाते नॉर्मल सेल्स, और जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इन्वेसिव होते हैं, दूसरों पर हमला करने पहुंच जाते हैं। इसके बाद आती है कैंसर की टाइप्स। कैंसर की दो टाइप्स हैं, बिनाइन ट्यूमर जिसे लोकल ट्यूमर भी कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे प्रिवेलिंग ट्यूमर या फॉरेन ट्यूमर भी कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर जहां बनेगा वहीं रहेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसके सेल्स पूरी बॉडी में फैलते चले जाते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है इसका इलाज आसान होता है, ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। अगर इसने किसी न्यूरल सप्लाई को या ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दिया फिर ज्यादा खतरनाक है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये हर सूरत में खतरनाक है और ये कभी भी जिस्म से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। तो फर्क देखेंगे। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर है, इसकी ग्रोथ स्लो है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बहुत तेज। बिनाइन ट्यूमर का मोड ऑफ ग्रोथ एक्सपेंसिव है, जहां पर रहेंगे वहीं पर एक्सपैंड करेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड करेंगे, ये फैलेंगे, ये सेल्स अलग होंगे अपने लोकल सेल्स से और दूर दूर पहुंच जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के जरिए। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ये यूजुअली इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इनके गिर्द एक फाइब्रस कैप्सूल इनको एक ही जगह पर रखता है और इनकी सर्जरी हो जाती है। इनकी कोई इनकैप्सुलेशन नहीं होती, ये बॉडी में फैलते जाते हैं। नॉर्मल सेल्स मेटास्टेसिस नहीं करते, अपने आप को गैर जरूरी तौर पर फैलाते नहीं है, लोकलाइज्ड रहते हैं। कैंसर सेल्स ब्लड में चले जाते हैं या मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं उनके सेल्स ब्लड में या लिम्फ के जरिए पूरी बॉडी में फैलते हैं। ये सराउंडिंग टिश्यू पर जोर डालते हैं, इन्वेड नहीं करते, वो सराउंडिंग सेल्स पर इन्वेड करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इनको निकाला जा सकता है, इनका इलाज आसान होता है, इनसे जो डेथ के चांसेस हैं वो कम होते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनको निकालना उतना ही मुश्किल होता है। बिनाइन ट्यूमर्स उतनी ज्यादा डेथ की वजह नहीं बनते जितने मैलिग्नेंट ट्यूमर बनते हैं। सो कैंसर इज अ वेरी वेरी डेंजरस डिजीज, तो इसको जरा सीरियसली डील करना चाहिए। आपके लेवल पर अगर एक अच्छी बात आपसे कहना चाहूं तो कैंसर होने के बाद उसको ठीक करना प्रॉब्लम है, कैंसर ना होने दें। उसके लिए आप कोशिश करें कि आप रेडिकल सब्सटेंसेस कम खाएं, ज्यादा तली हुई चीजें कम खाएं, नींद अपनी पूरी रखें, शुगर कम खाएं, नमक का यूज कम करें, सादा जिंदगी गुजारें, सादा खुराक पर रहें। कैंसर से बचने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।